वेलकम टू मेक श्योर। देखिए, लास्ट क्लास में बात की जाए तो हम लोग जहांगीर के समय का बिहार को देखे थे। मुगल के समय के बिहार में हम लोग जहांगीर तक देख चुके थे। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे शाहजहां के समय का बिहार। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं शाहजहां के समय का बिहार के बारे में। समय का बिहार, अब चीज़ों को समझिएगा शाहजहां के समय के बिहार के बारे में आप लोग। देखिए, शाहजहां के समय के बिहार के बारे में बात की जाए तो आपको शाहजहां के बारे में ये पता होना चाहिए कि उसका शासनकाल जो है कब से शुरू हुआ। बात है 28 अक्टूबर 1627 की। 28 अक्टूबर 1627 की। तो इस दिन क्या हुआ, भीमबर, बात करेंगे किसकी, भीमबर नामक जगह पे जो है, भीमबर नामक जगह था और वहाँ पे क्या होता है, जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। बाकी जहांगीर का जब हम लोग बात करेंगे 69वीं के लिए स्टार्ट करेंगे 14-15 तारीख से क्लास, तो उसमें हम लोग हिस्ट्री पढ़ाना शुरू करेंगे। वहाँ पे हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे जहांगीर के बारे में। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, बिहार का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो जहांगीर तो उस समय दिल्ली सल्तनत का राजा बना, लेकिन आप समझिए उसके समय बिहार की क्या स्थिति थी उसके बारे में हम जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, तो यहाँ पे जहांगीर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और बात आती है 4 फरवरी 1628 की। तो 1628 में क्या करता है, शाहजहां का राज्याभिषेक होता है। शाहजहां का क्या होता है, शाहजहां का राज्याभिषेक होता है। शाहजहां का राज्याभिषेक होता है, राज्य अभिषेक होता है, ये याद रखिएगा। तो राज्य अभिषेक किसका हुआ, शाहजहां का हुआ। अब चीज़ों को कहीं कहीं राज्याभिषेक लिखा हुआ रहता है, बात बराबर है तो उसको हम तोड़ के लिख दिए राज्य का अभिषेक। राज्य अभिषेक हुआ किसका, शाहजहां का। और बात करते हैं शाहजहां जो है अबुल मुजफ्फर शिहाबुद्दीन मोहम्मद साहब किराने सानी की उपाधि जो है उसने क्या किया था, धारण किया था। तो इसने उपाधि धारण की थी, उस उपाधि के बारे में समझ लीजिए। उपाधि धारण किया था और वो उपाधि क्या था भैया, अबुल मुजफ्फर शिहाबुद्दीन मोहम्मद साहब किराने सानी। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अब आगे देखते हैं इसके शाहजहां के समय के बिहार का हाल देखते हैं। तो हम बात करते हैं शाहजहां के समय के बिहार का हाल के बारे में। तो शाहजहां जो है 1628 ईस्वी में क्या बना, शासक बना। और 1628 ईस्वी में किया कि खाने आलम को बिहार का सूबेदार बना दिया। तो उस समय 16 सूबेदार किसको बनाया गया, बिहार का सूबेदार किसका, बिहार का जब बात करेंगे तो ये बनाया खाने आलम को, खान ए आलम। अब बात करते हैं खाने आलम जो है ये पद पे जो है टोटल 8 महीना रहा था। क्या, कितना महीना रहा, 8 महीना रहा था। और इसके कार्यकाल में, खाने आलम के कार्यकाल में है जो भोजपुर के उज्जैनिया शासक थे, प्रताप सिंह उज्जैनिया। तो प्रताप सिंह उज्जैनिया को राजा सहित क्या कर दी गई, मनसबदारी भी प्रदान की गई थी। ये चीज़ें याद रखिएगा। तो प्रताप सिंह उज्जैनिया का नाम आपको याद रखना है, प्रताप सिंह उज्जैनिया। तो ये भोजपुर के शासक थे, उज्जैनिया। तो बात करेंगे उज्जैनिया। तो ये हम लोग बोलेंगे कहाँ के शासक हुए, भोजपुर के शासक हुए। और इनको जो है, इनको राजा के साथ साथ मनसबदारी भी प्रदान की गई। मनसबदारी प्रदान की गई। अब बात करते हैं खाने आलम का क्या होता है, समय समाप्त होता है बिहार में। और खाने आलम के बाद कौन बनते हैं बिहार के सूबेदार, उसको देखा जाए। यदि बात करते हैं खाने आलम के बाद, तो खाने आलम के बाद जो है सैफ खां को जो है 1628 ईस्वी में ही क्या बनाया जाता है, बिहार का सूबेदार बनाया जाता है। तो खाने आलम के बाद सूबेदार का पद किसे मिला, बिहार का सूबेदार का पद जो है बिहार का, वो किसके हाथों में चला गया, बिहार का सूबेदार का पद। तो हम बोलेंगे सैफ खां के हाथों में गया।
सैफ खां के हाथों में चला गया। अब बात करते हैं सैफ का, कहीं कहीं मिर्जा सफ़ी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो बात वही है। बात की जाए सैफ खां का, तो सैफ खां जो है वो मुमताज महल की सबसे बड़ी बहन मलिका बानो का क्या था, पति था। तो ये किसका पति था, मलिका बानो का। मलिका बानो का क्या था, बानो का क्या था, पति था। अब देखिए मलिका बानो का पति था सैफ खां। मलिका बानो कौन थी भैया, तो ये जो थी मलिका बानो वो मुमताज महल की बड़ी बहन थी। मुमताज महल की बड़ी बहन थी, याद रखिएगा। मुमताज महल की कौन थी, बहन थी, उसका पति था कौन, सैफ खां। तो इसका पति सैफ खां जो है वो बना, बिहार का सूबेदार बना। अब चीज़ों को यहाँ से समझते हैं। देखिए सैफ खां जब सूबेदार बना तो सैफ खां का शासन इस तरह से रहा कि बिहार में क्या किया, इसने एक मस्जिद बनवा दी, मदरसा का निर्माण करवाया, सॉरी। तो इसने क्या किया है, पटना में एक जो है, पटना में क्या करवाया कि पटना आया और पटना में बोला कि एक मदरसा बना दिया, मदरसा का निर्माण बना दिया। यदि बात की जाए तो सैफ खां जो है वो दरभंगा के राजा को कुछ अधिकार भी दे दिया था, कि कुछ न्याय करने का अधिकार दिया था। तो हम कह सकते हैं सैफ खां ने क्या किया था, दरभंगा राजा को क्या किया था, राजा को न्यायिक अधिकार दिया था, न्याय करने का अधिकार दिया था, न्याय करने का अधिकार दे दिया था। ये चीज़ें आपको समझ में आई, अधिकार दिया था। और सैफ खां जो है 1632 तक, 1628 में बना और 4 साल इसका कार्यकाल रहा, सितंबर 1628 के आसपास में बना था, और 1632 तक जो है ये बिहार का सूबेदार रहा। अब आता है बात 1632 ईस्वी की। कब की बात आती है, 1632 ईस्वी की। तो 1632 ईस्वी के बाद की कहानी इस तरीका से है कि 1632 में अब्दुल्ला खां, बात करेंगे किसका, अब्दुल्ला खां बहादुर फिरोज जंग जो है वो बिहार का सूबेदार बनता है। तो बिहार का सूबेदार कौन बनता है, बिहार का सूबेदार जो है वो बनता है, सूबेदार जो है ये बनता है अब्दुल्ला खां बहादुर, अब्दुल्ला खां बहादुर। तो ये आपको बन जाता है बिहार का सूबेदार। अब चीज़ों को बहादुर, इसका पूरा नाम अब्दुल्ला खां बहादुर फिरोज जंग। तो ये बना आपका क्या, बिहार का सूबेदार बना। अब इसके आगे की बात समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो अब्दुल्ला खां था ना, इसको कहा जाता था कि ये शाहजहां का जो था एकदम विश्वासी आदमी था। क्या था, विश्वासी आदमी था। यदि बात करते हैं कि जब भी कोई विद्रोह होता था बिहार के बाहर, तो अब्दुल्ला खां बहादुर फिरोज जंग को बोलता था शाहजहां कि जाओ रे, जाके क्या करो, विद्रोह को दबा दो। तो ये बिहार के बाहर अक्सर क्या करने जाता था, बिहार से विद्रोह जो कहीं भी होता था, विद्रोह कहीं भी होता था शाहजहां के समय में, तो ये जाता विद्रोह को दबाने के लिए पहुंच जाता था। तो ये इतना विश्वासी था। इन चीज़ों को आपको अब्दुल्ला खां बहादुर फिरोज जंग के बारे में जानना चाहिए। यदि बात करते हैं इसी के काल में जो था प्रताप, जो था उज्जैनिया शासक प्रताप जो था, जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, वो क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। तो प्रताप का जो है भोजपुर का राजा जो है प्रताप, भोजपुर का उज्जैनिया राजा जो है, भोजपुर का उज्जैनिया राजा प्रताप उज्जैनिया जो है वो क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और विद्रोह कर दिया। लेकिन विद्रोह किया क्यों भैया, इसको तो क्या बना दिया गया था, ये राजा के साथ साथ क्या बना दिया था, मनसबदार भी बना दिया गया था। फिर भी इसने क्या किया, विद्रोह कर दिया। अब अब्दुल्ला खां क्या होता है, गुस्सा हो जाता है कि अरे साला तुमको हम क्या बना दिए, मनसबदार बना दिए, फिर भी तुम विद्रोह कर रहा है। अब अब्दुल्ला खां इस पर क्या कर देता है, हमला कर देता है कि अब्दुल्ला का जो है इस पे जो है हमला कर देता है। और इसमें जो है प्रताप जो है वो क्या होता है, हार जाता है। इस हमले में जो है प्रताप क्या करता है, हार जाता है। अब चीज़ों को यहाँ पे समझिएगा। अब प्रताप हार गया तो इसको मनसबदार बनाया, राजा बनाया, फिर भी ये विद्रोह कर रहा है। तो इतना गुस्सा में आया कि इसको क्या किया, फांसी पर चढ़ा दिया। तो इसको जो है कहाँ चढ़ाया गया, प्रताप को। प्रताप जो भोजपुर का राजा था, भोजपुर का राजा या मनसबदार कह सकते हैं, प्रताप को क्या कहाँ चढ़ा दिया गया,
फांसी पर इसको चढ़ा दिया गया। और बात करते हैं जो इसकी पत्नी थी, जो इसकी विधवा बनी, उसको जो उसकी शादी जो है इसने क्या करवा दिया, अपने लड़के से करवा दिया। तो प्रताप की विधवा जो थी उसकी से क्या करवा दिया, शादी करवा दिया। उसकी शादी किससे करवा दिया, अपने लड़के से करवा दिया। और उसके अपने लड़के से करवाने का इसका मकसद था, इसके पीछे क्या मकसद था भैया, उसने क्या किया, शादी करवा के पूरे राज्य को क्या किया, मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो भोजपुर वाला जो क्षेत्र था वो क्या हो गया, भोजपुर जो है कहाँ हो गया, मुगल वाला क्षेत्र में कन्वर्ट हो गया। अब ये मुगल साम्राज्य का हिस्सा था, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब बात करते हैं अब्दुल्ला खां, बहुत दिन शासन कर लिया। अब्दुल्ला खां के बाद जब 1932 से लेके बात करेंगे 1939 तक शासन किया। और 1939 में एंट्री होती है, 1632 से 1639 तक। और 1639 में एंट्री होती है शाइस्ता खां की, जिसके बारे में शाइस्ता खां। अब शाइस्ता खां के बारे में समझने की कोशिश कीजिएगा। शाइस्ता खां जो है 1639 में जो है वो बनता है क्या, बिहार का सूबेदार बनता है। अब सूबेदार बनता है कौन, शाइस्ता खां। और बात करेंगे शाइस्ता खान की, तो शाइस्ता खान जो था वो मुमताज महल का कौन था, भाई था। ये कौन था, मुमताज महल का भाई था। अब चीज़ों को यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं शाइस्ता खां सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या किया, कि इसने सबसे इंपॉर्टेंट काम ये किया कि अभी जो झारखंड में पलामू है, पलामू पर क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था, पलामू पे हमला किया था। पलामू पर हमला जो है इसका प्रमुख कार्यों में से एक कार्य था, एक घटना जो थी वो पता होना चाहिए। यदि शाइस्ता खां की बात की जाए तो शाइस्ता खां के समय पलामू पर जो हमला हुआ, तो पलामू का जो राजा था वो चेर वंश का था। तो चेरो राजा कौन था, प्रताप राय था। कौन था, प्रताप राय। अब प्रताप राय क्या किया था भैया, प्रताप राय क्या किया था, इसने जो है माल गुजारी देना बंद कर दिया था। माल गुजारी बोला कि अब भाई हम माल गुजारी नहीं देंगे। तो इससे क्या हुआ, शाहजहां को गुस्सा आ गया। अब शाहजहां को गुस्सा आया तो उसने बोला शाइस्ता खां को कि अरे देख लो, तुम्हारे बगल में ही है, बिहार में ही है, इसे क्या करो, थोड़ा सा समझा दो। अब थोड़ा सा समझाने के लिए बोला तो ये 12 अक्टूबर क्या करते हैं 1641 का समय था। 1641 का समय था। तो शाइस्ता खां कुछ सोचा ही ना सोचा, शाहजहां के इशारे पे क्या किया, शाहजहां के इशारे पे जो है क्या किया, चेर राजा प्रताप राय पर हमला कर दिया, पलामू पर हमला कर दिया इसने। ये आपको इसका बारे में पता होना चाहिए। अब इसके साथ ये हमला जब किया था तो इसके बारे में समझिएगा कि ये हमला जो है जब किया तो ये युद्ध कहाँ हुआ, पलामू के किले के पास हुआ। तो पलामू के किले के पास जो युद्ध हुआ, इसमें जो है शाइस्ता खां के साथ और कौन कौन था, तो आतिश खां का नाम याद रखिएगा। आतिश खां के साथ सैयद मिर्जा और बरन तुआर खां जो है, ये तीनों मिलकर हमला किया। बरन तुआर खां, तो ये सब जो है जो सेनापति हुआ करते थे, और ये सब ने मिलकर क्या कर दिया, हमला कर दिया। ये क्या हुआ करते थे, सेनापति। तो ये सब ने मिलकर क्या कर दिया, हमला कर दिया। अब चीज़ों को समझेंगे अकॉर्डिंग टू किसके बात करेंगे, किसके अकॉर्डिंग टू अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है कि बादशाह नामा के अनुसार जो है प्रताप राय जो है वो 1642 में समर्पण कर दिया और 80,000 रुपये मालगुजारी देने के लिए तैयार हो गया था। तो अकॉर्डिंग टू अब्दुल हमीद हम क्या बोलेंगे, अब्दुल हमीद जो है ये प्रताप राय जो था ये क्या किया, सरेंडर कब किया भैया, 1642 ईस्वी में। और बोला कि 80,000 रुपया ले लो भैया, 80,000 मेरा होश जो है अब ठिकाने पे आ गया है, तो 80,000 रुपया लेके है क्या करो, ये
मालगुजारी के रूप में तुम ले लिया करो। तो ये चीज़ें हुई थी किसके समय में, इसके शाइस्ता खां के समय में। यदि बात करते हैं शाइस्ता खां की, तो आपको शाइस्ता खां के बारे में ये भी पता होना चाहिए, शाइस्ता खां के बारे में ये भी पता होना चाहिए कि पटना के जो है कर्नलगंज और बबुआगंज में जो है इसने क्या करवाया था, मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो यहाँ जो है कर्नलगंज, याद रखिएगा, कर्नलगंज और बबुआगंज, कहाँ, बबुआगंज, बबुआगंज, यहाँ पे जो है क्या करवाया गया था, इसके द्वारा मस्जिद का निर्माण, मस्जिद निर्माण हुआ था, मस्जिद निर्माण हुआ था इन दो जगहों पे। ये आपको याद रहना चाहिए। और शाइस्ता खां का उसके बाद समय समाप्त होता है और 1643 तक जो है इसकी जो है यहाँ से बोरिया बिस्तरा लपेटी जाती है। और इसके बाद पहुँचते हैं यहाँ पे कौन, इत्तेकाद खां। इत्तेकाद खां जो है यहाँ का क्या बनता है, सूबेदार बनता है। तो हम इत्तेकाद खां के बारे में पढ़ते हैं। इत्तेकाद खां, इत्तेकाद खां, इत्तेकाद खां के बारे में कहा जाता है कि ये जो है ये बिहार का सूबेदार कब बना, 1643 में, 1643 में बना और 1646 तक रहा था। बात करते हैं इसके समय जो है, जो पलामू का राजा प्रताप राय था उसने क्या किया, मुगलों को क्या कर दिया था, सालाना देना बंद कर दिया। प्रताप राय जो है, प्रताप राय क्या कर दिया, प्रताप राय इसने जो है मुगल को जो है वो क्या किया, सालाना देना बंद कर दिया, देना बंद कर दिया। अब चीजों को समझिएगा। प्रताप राय जो था वो चेरों का राजा था। किसका राजा था, चेरो राजा था। चेरो राजा था कौन, प्रताप राय। अब चेरो राजाओं के बीच में क्या होने लगा, मतलब अपने में क्या होने लगा, वर्चस्व की लड़ाई होने लगी। आंतरिक कलह कर सकते हैं हम लोग कि ये आंतरिक लड़ाई होने लगा उसमें, और उसका फायदा सोचता था कि इत्तेकाद खां कि हम इसका क्या करें, फायदा उठा लें। अब फायदा उठाने के लिए बात की जाए तो पलामू को जो है प्रताप राय के ही अधिकार में रहने देने के लिए वहां का सालाना 1 करोड़ निर्धारित किया गया। 1 करोड़ निर्धारित किया गया कि तुमको क्या करना है भाई, तुम्हारे पास ही तुम्हारा राजपाट रहेगा और राजपाट तुम्हारे पास ही रहेगा, लेकिन तुमको क्या करना पड़ेगा, 1 करोड़ दिया जाना चाहिए। और इसका उल्लेख जो है कहाँ किया गया है, उल्लेख कहाँ किया गया, बादशाह नामा में किया गया है, बादशाह नामा में किया गया है। अब बात करते हैं इत्तेकाद खां की। तो इत्तेकाद खां के बारे में ये पता होना चाहिए, तो ये बिहार का सूबेदार तो था, बिहार का सूबेदार तो था, बिहार के सूबेदार के साथ साथ जिम्मेवारी निभाता था बंगाल सूबेदार का भी। किसका निभाता था, बंगाल सूबेदार का भी ये जिम्मेवारी निभा रहा था इत्तेकाद खां। तो इसके बारे में हमको इतना पता होना चाहिए। अब 1343 से 1346 तक इसका ये रहा। तब 1346 की बात 1346 बोल रहे हैं, 1646 की बात करते हैं, सॉरी 1646 की बात करते हैं। 1646 में जो है आजम खां बिहार का, आजम खां जो है वो क्या बना, बिहार का सूबेदार बना, बिहार का सूबेदार बना। अब बात करते हैं सूबेदार के बारे में। देखिए आजम खां सूबेदार बना, इसके बाद जो है सईद खां बहादुर जफर जंग जो है वो बिहार का सूबेदार 1651 तक बना। तो 1651 तक इसने शासन किया। इसके बाद आ गया 1651 में सईद खां बहादुर जफर जंग। ये भी जो है 4 वर्ष तक रहा। 4 वर्ष तक क्या रहा, यहाँ पे रहा, 4 वर्ष तक बन के रहा आपको सूबेदार, बिहार का सूबेदार। अब बिहार के सूबेदार की बातों को आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये भी बिहार का सूबेदार आजम खां के बाद बना। अब चीज़ों को क्या करना है, हमको यहाँ से समझना है। क्या समझना है भैया, कि इसके कार्यकाल में जो है बाग ए जफर खां और डुंडी बाजार में जो है एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। तो यहाँ जो है 2 मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। बात करेंगे बाग ए जफर खां और तथा डुंडी बाजार में जो है वो क्या करवाया गया, बाजार में जो है मस्जिद निर्माण।
अब बात करते हैं, ये 4 साल रहा 55 तक। 56 में एक और सूबेदार फिर आया और उस 56 के सूबेदार के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। 1656 में जो है आया कौन सूबेदार बन के? जुल्फिकार खां। तो जुल्फिकार खां पहुंचाया गया सूबेदार बन के 1656 में, जुल्फिकार खां। अब जुल्फिकार खां के बारे में समझिएगा कि जुल्फिकार खां के बारे में कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसे हम लोग को क्या होना चाहिए? पढ़ना चाहिए। 1657 की बात करते हैं। 1657 की बात करते हैं किसके बारे में? अलीवर्दी खां के बारे में, कि अलीवर्दी खां जो है अब शासक बन के आए, अलीवर्दी खां। अब अलीवर्दी खां के बारे में कुछ चीज़ें आप लोग समझ लीजिएगा कि अलीवर्दी खां जो है, ये समझिएगा, ये बने बिहार का सूबेदार। तो ये सभी सूबेदार बन रहे थे, बिहार का सूबेदार बने। इसके बाद कौन बिहार के सूबेदार बने? अलीवर्दी खां जो है ये बने बिहार सूबेदार। अब बिहार सूबेदार के आगे की बात समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से क्या समझना है आपको अलीवर्दी खां के बारे में? कि शहजाद शुजा शाहजहां की बीमारी का समाचार पाकर जो है ये जो है बंगाल से कहाँ चला आया? बिहार चला आया। ये आपको शहजाद शुजा खां के बारे में पता होना चाहिए। तो शहजाद शुजा जो है, ये जो है सुना कि शाहजहां क्या है? बीमार है। शाहजहां जो है वो क्या है? बीमार है। और शाहजहां बीमार है तो ये बंगाल टू बिहार ट्रेवल किया। बंगाल से कहाँ पहुंचा? बंगाल से बिहार पहुंच गया। ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। यदि बात करते हैं शहजाद शुजा की, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अलीवर्दी खां जो है वो सोचता था कि हम शहजाद शुजा को क्या करेंगे? रोक लेंगे, लेकिन ये इसके बस की बात नहीं थी, इसने जो है इसे रोका नहीं। अब बात करते हैं बिहार में जो शहजादा शुजा आया, तो शहजादा शुजा ने जो है वो यहाँ की पूरी गतिविधि को जाना और शहजादा दारा ने अपने पुत्र जो है सुलेमान शेख, बहादुर खां और इखलास खां को क्या किया? बिहार भेज दिया। तो इन तीनों को क्या किया? बिहार भेजा। तो बिहार भेजा गया शहजादा शुजा के द्वारा किसको? हम बोलेंगे 3 पुत्रों को। और उन 3 पुत्रों का नाम समझ लीजिए क्या था? बहादुर खां था, बहादुर खां और इसके अलावा जो है बहादुर खां के अलावा सुलेमान शेख और इखलास खां। इसको शहजादा शुजा ने बोला कि जा बेटा, कहाँ जा? बिहार जा। तो ये सभी आ गए क्या? बिहार आ गए। अब चीज़ों को समझिएगा। यहाँ जो है शाही सेना बात करेंगे शाहजहां की सेना की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसने जो है राजा जयसिंह के सहयोग से जो है वो शहजाद शुजा को क्या कर दिया? हरा दिया। शहजाद शुजा सुना कि शाहजहां बीमार है, बंगाल से बिहार आया और फिर यहाँ की स्थिति देख के अपने तीनों पुत्रों को बिहार भेजा। इसके बाद जब है कि ये जब शाहजहां को इसके बारे में पता पड़ा, तो शाहजहां जो है बोलेंगे शाही सेना को भेजा और शाही सेना को भेज के बोला कि जाके थोड़ा सा क्या कर लो? 2-2 हाथ कर लो शहजाद शुजा के साथ। तो वर्सेस हुआ क्या? शहजादा शुजा। तो शहजादा शुजा के बीच में हुआ। ये चीज़ें को यहाँ से हम लोग को क्या समझना है? जब इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ तो शहजादा शुजा इसमें क्या हो गया? हार गया। इस युद्ध में जो है शहजादा शुजा हार गया। अब चीज़ों को यहाँ से समझिएगा। इसके बाद जो है औरंगजेब, ये शहजादा शुजा बिहार को हार गया, लेकिन औरंगजेब ने क्या किया? शहजादा शुजा को क्या किया? बिहार को सौंप दिया। तो शहजादा शुजा को बिहार सौंपा गया। बिहार सौंप दिया गया। किसके द्वारा सौंप दिया गया? बात करेंगे औरंगजेब के द्वारा। अब बात करेंगे इसके बाद की कहानी। औरंगजेब के द्वारा शुजा जो है ये क्या करने लगा? गद्दी को प्राप्त करने की कोशिश करने लगी और खाजवा के युद्ध में जो है औरंगजेब ने क्या किया? शुजा को पराजित किया और शुजा जो है बहादुरपुर, पटना और मुंगेर होते हुए कहाँ पहुँच गया? राजमहल पहुँच गया। तो ये जो है हार गया। और बात करते हैं ये पहुँचा राजमहल। कहाँ पहुँचा? राजमहल पहुँचा। राजमहल कहाँ? झारखंड पहुँचा। अब चीज़ों को यहाँ से समझना है। क्या समझना है? यदि बात की जाए तो चीज़ों को ये समझना है कि
राजमहल की जब बात करते हैं तो झारखंड वाला जो एरिया था, झारखंड वाला जो एरिया था, झारखंड वाले एरिए में जो है ये क्या करने लगा कि हम क्या करेंगे, लगान देंगे, कर देंगे। और इसके बारे में जो है झारखंड वाले एरिया के जो राजा महाराजा थे उन्होंने क्या किया, छोटे मोटे राजा, इन्होंने सभी जो है कर देने के लिए स्वीकार करते रहा। अब बात करते हैं, एक राजा था पंचेत का राजा वीर नारायण सिंह। तो वीर नारायण सिंह को मुगलों के द्वारा हराया गया था। तो पंचेत का राजा कौन था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पंचेत का राजा वीर नारायण सिंह, वीर नारायण सिंह। और ये जो है इसे जो है ये हार गया था मुगलों के साथ युद्ध लड़के, तो मुगलों के द्वारा जो है इसे हराया गया था। अब चीज़ों को यहाँ से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, एक हजारीबाग का राजा था कुंदा राजा। तो कुंदा राजा जो है, हजारीबाग के जो कुंदा राजा था, वो क्या हुआ, मुगलों से जब हारा, किससे, मुगलों से। तो इसने जो है मुगल के सूबेदार जो थे उसके दबाव में क्या किया, इस कुंदा राजा ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। इस्लाम धर्म को जो है क्या किया, स्वीकार किया। यदि बात करते हैं, लेकिन इसका कुंदा राजा का भाई था सुरवर राय ने जो है उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। तो सुरवर राय के द्वारा जो है कुंदा राजा की, सुरवर राय के द्वारा जो है क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई, किसकी, कुंदा राजा की। तो ये आपको यहाँ से चीजें को यहाँ से समझ में आना चाहिए। यदि बात करते हैं तो यहाँ पे जो है शाहजहां का कार्यकाल जो है क्या होता है, समाप्त होता है। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसको देखेंगे, औरंगजेब के समय का बिहार के बारे में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।